हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। क्लास 9 का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बारे में डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल क्या होती है, कैसे स्ट्रक्चर और फंडामेंटल यूनिट है, सेल थ्योरी, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें डिस्कस करना है कि सेल कैसी दिखती है, किस चीज़ की बनी होती है और कैसे फंक्शन को परफॉर्म करती है। ठीक है, तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो सेल टर्म है वो एक लैटिन वर्ड से बना है, दैट इज सेल्यूला, जिसका मीनिंग होता है एक लिटिल रूम या कंपार्टमेंट। ठीक है, तो जिस तरीके से हम एक रूम की स्टडी करते हैं उसी तरीके से हमें सेल के बारे में भी स्टडी करनी है, क्योंकि बिल्कुल रूम जैसा ही दिखता है एक सेल। ठीक है, तो जैसे ही आप रूम को देखते हैं तो सबसे पहले आप उसकी बाहर की वॉल को देखते हैं कि बाहर की वॉल कैसी है, जो उसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट कर रही है। तो इसी तरीके से सेल की भी कोई आउटर बाउंड्री या आउटर स्ट्रक्चर होगा। तो आउटर स्ट्रक्चर को स्टडी करते हुए हम सेल के इंटरनल पार्ट को स्टडी करेंगे। जैसे आप किसी भी रूम के अंदर एंटर करते हैं तो पहले दीवार, दरवाजे से अंदर घुसते हैं, दीवार होती है, फिर ऊपर फैन, लाइट और नीचे फ्लोर्स के ऊपर चेयर्स, टेबल, ब्लैक बोर्ड, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है ताकि हम एक क्लास को एफिशिएंटली वहाँ पर चला सकें। इसी तरीके से एक सेल के बाहर आपको सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन दिखेगी, फिर उसके बाद आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स दिखेंगे। तो आज हमें स्टडी करना है कि सेल कैसा दिखता है, कैसा अपीयर होता है, किस किस चीज़ का बना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल वॉल की। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल वॉल के बारे में जो पता होना चाहिए वो क्या है, इट इज़ ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एंड सम फंजाई बट डिफरेंट मटेरियल। प्लांट सेल में सेल्यूलोज की बनी होती है, फंजाई में काइटिन की बनी होती है। दोनों ही एक टाइप की कॉम्प्लेक्स शुगर है, आप बस इतना ध्यान रखें, दोनों एक टाइप की कॉम्प्लेक्स शुगर है। तो सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होता है प्लांट्स में और फंजाई की आउटर मोस्ट कवरिंग में। ठीक है, तो आपको याद रखना है आउटर मोस्ट कवरिंग इन प्लांट सेल्स एंड फंजाई। इसके अलावा और किसी भी सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल नहीं होगी। तो सबसे पहला पॉइंट सेल वॉल के बारे में ये याद रखना। उसके बाद याद रखना है डेड स्ट्रक्चर, बिल्कुल डेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, डेड स्ट्रक्चर है तो बेटा क्या काम कर सकता है, दो काम करता है। सबसे पहले आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है फ्रॉम आउटसाइड और फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आपको सेपरेट करके रखता है। ठीक है, बारिश है, धूल है, आपकी दीवार आपके रूम के अंदर बैठे तो आपको फील नहीं होता क्योंकि दीवार प्रेजेंट होती है। दीवार है तो डेड ही, पर आपको प्रोटेक्ट कर रही है सनलाइट से, रेनफॉल से, मॉइस्चर से। इसी तरीके से जो आपकी सेल वॉल है वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दूसरा, रिजिड है, डेड है तो रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है, अपनी स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करती, यानी कि प्लांट सेल को एक फिक्स्ड शेप और साइज प्रोवाइड कराती है। ठीक है, उसके बाद कंप्लीटली परमिएबल है, डेड है। अगर आप किसी गेट में एंटर कर रहे हैं और वहाँ पर कोई वॉचमैन नहीं प्रेजेंट, कोई लिविंग स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी अंदर आओ, कोई भी बाहर जाओ, ना किसी को अंदर आने से रोकेगा, ना किसी को बाहर जाने से रोकेगा। पर अगर आप उसी गेट पे किसी वॉचमैन को बिठा देंगे तो फिर वो आपको जाते हुए भी पूछेगा आप कहाँ जा रहे हैं और आते हुए भी पूछेगा। तो अगर कोई लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा तो आपको इन ट्रैफिक में आने जाने में दिक्कत होगी। बट कोई डेड स्ट्रक्चर है, सिर्फ गेट लगा हुआ है, कोई वॉचमैन नहीं है, तो कोई भी आए कोई भी जाए, कंप्लीटली परमिएबल हो जाती है। दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में आपको ये इतना पता होना चाहिए। सेल वॉल के बारे में ज़्यादा डिटेल करने से पहले हमें इन टर्म्स के बारे में पढ़ना है। इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल
और परमिएबल। तो बात करें सबसे पहले इम्परमिएबल की। ऐसी बाउंड्री, ऐसी मेम्ब्रेन जो ना किसी को आने दे ना किसी को जाने दे। नो एंट्री ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ की कोई एंट्री नहीं, यानी इम्परमिएबल। ठीक है। उसके बाद सेमी परमिएबल मतलब सोल्यूशन में से सॉल्वेंट को तो पास कर दे पर सोल्यूट को पास ना होने दे। सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने दे, सोल्यूट को पास ना होने दे, इसको हम सेमी परमिएबल बोलते हैं। उसके बाद आता है सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब किसी किसी सॉल्वेंट, किसी किसी सोल्यूट को पास होने दे और किसी किसी को पास नहीं होने दे। इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ सेल, इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑफ सेल, सबके ऊपर डिपेंड करेगा। पर इसमें से ऐसा नहीं है कि सोल्यूट को बिल्कुल पास नहीं होने देगी, सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने देगी, नहीं। किसी किसी स्पेसिफिक सोल्यूट को भी पास होने देगी और किसी किसी स्पेसिफिक सॉल्वेंट को पास होने देगी। ऐसी मेम्ब्रेन या ऐसी लेयर सिलेक्टिवली परमिएबल कहलाती है। जो टोटली परमिएबल हो फॉर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ, किसी पे रोक टोक ही ना हो, उसे हम परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बाद बेटा हमें डिस्कस करना है सेल मेम्ब्रेन को। हमने प्लांट सेल या फंजाई को तो डिस्कस कर लिया, उसके अंदर आउटर मोस्ट कवरिंग हमें क्या मिलेगी, सेल वॉल। पर किसी भी सेल के बाहर, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे फंजाई हो, ठीक है, चाहे यूनिसेल्युलर हो, चाहे मल्टीसेल्युलर हो, चाहे प्रोकैरियोटिक हो, चाहे यूकैरियोटिक हो, हर सेल के बाहर आपको एक कवरिंग मिलती है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो हर सेल के बाहर मिलेगी, चाहे कैसी भी सेल हो, चाहे प्रोकैरियोटिक हो, चाहे यूकैरियोटिक हो, कैसी भी सेल हो। दूसरा, लिविंग इन नेचर होती है, ये डेड नहीं है, ये लिविंग है। अब की बार आपने गेट के बाहर वॉचमैन को बिठा दिया है, जो ध्यान रखेगा कि रूम के अंदर कौन एंटर कर रहा है और कौन एंटर नहीं कर रहा है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो नेचर होता है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी किसी चीज़ को अंदर जाने देती है, किसी चीज़ को अंदर नहीं जाने देती। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये फ्लेक्सिबल होती है नेचर में, अपने शेप को, अपने साइज को चेंज कर सकती है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द सेल टाइप। किस सेल की सेल मेम्ब्रेन है, ये उसके अकॉर्डिंग अपने शेप और साइज को चेंज कर सकती है। याद रखिए, सेल वॉल डेड है, रिजिड है, अपना शेप और साइज कभी चेंज नहीं करेगी। पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल है, वो अपने शेप और साइज को चेंज करती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सेल। बहुत सारे लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, पर उनके अंदर कोई ना कोई कमी हमेशा रह जाती थी। इस सेल स्ट्रक्चर की डिटेल को हम 11th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमें उस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया और अभी तक हम उस बेस को ही मान रहे हैं। अभी भी हमें पता नहीं है कि ये स्ट्रक्चर सही है या गलत है, पर जितनी भी एक्टिविटी सेल परफॉर्म कर रहा है वो सारी एक्टिविटी इस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन हो सकती है। इसीलिए अभी हमने इसे सबसे बेस्ट मॉडल कंसिडर किया हुआ है। अगर हम पूरी सेल के छोटे से टुकड़े को मैग्नीफाई करके देखें, ये पूरी सेल है, इसके छोटे से टुकड़े को मैंने यहाँ पर बना दिया है। अगर हम मैग्नीफाई करके देखें तो हमारे पास ऐसी दिखती है सेल मेम्ब्रेन। एक लिपिड मॉलिक्यूल जो फैट का बना हुआ है, उसके पास एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब जिसको वाटर पसंद है, वाटर लविंग है, जिसे वाटर से डर नहीं लगता। और इसके पास दो हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हेटिंग या फिर जो वाटर से दूर भागे। तो अगर आपकी बात करें तो पूरी सेल मेम्ब्रेन में दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, एक लिपिड के और एक प्रोटीन के। पूरी लेयर जो है वो लिपिड की बनी हुई है, उसके बीच बीच में आपको कहीं प्रोटीन दिखाई देगा। एक लिक्विड मॉलिक्यूल की बात करूँ
तो एक लिक्विड मॉलिक्यूल के पास एक हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग हेड है और हाइड्रोफोबिक टेल जो पानी से दूर भागती है, ये पानी को पसंद करते हैं। यानी कि अब देखो, इस सेल के अंदर की तरफ पूरा फ्लूइड प्रेजेंट है जिसे हम साइटोसोल या साइटोप्लाज्म कहते हैं। बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब पानी, यानी सेल के अंदर की तरफ भी पानी है और सेल के बाहर की तरफ भी पानी है। अब देखो, अगर सिर्फ ये एक मॉलिक्यूल अरेंज होता, मान लो कि ये साइड ECF की तरफ हो गई, साइटोप्लाज्म में तो क्या है, वाटर, और ये क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल, लिपिड मॉलिक्यूल सर्वाइव नहीं कर सकता था। इससे अपोजिट करके देख लें, साइटोप्लाज्म की तरफ हाइड्रोफोबिक हेड, ECF की तरफ हाइड्रोफोबिक टेल, यानी ये भी सर्वाइव नहीं कर सकता था। फिर साइंटिस्ट को पता चला एक लिपिड मॉलिक्यूल नहीं है, दो लिपिड मॉलिक्यूल हैं और इस फॉर्मेट में अरेंज है। जब इसकी मोटाई को और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोटाई को नापा गया तो दोनों बराबर निकली। इसका मतलब दो लिपिड की लेयर हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, और जो दोनों हाइड्रोफोबिक हेड हैं, हाइड्रोफिलिक हेड हैं, वो साइटोसोल और ECF की तरफ है। यानी एक हाइड्रोफोबिक जोन बन जाता है जिससे वाटर से कोई लेना देना नहीं। उसके बाद 3 टाइप के प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो बाहर की तरफ ECF पे प्रेजेंट होगा और सेल को बाहर होने वाली एक्टिविटीज के बारे में बताता रहेगा। यानी जो इस प्रोटीन को पास कर जाएगा, जिसे ये पहचान लेगा, उसको सेल अंदर की तरफ ले लेगी। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है। एक प्रोटीन जो होता है जो पूरी लेयर में टनल की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये तो हाइड्रोफोबिक लेयर है, पानी में सॉल्युबल चीज़ों को पास नहीं होने देगी, पर सेल के अंदर एंटर तो कराना ही है। कैसे एंटर कराओगे, टनल के थ्रू। पूरी मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या टनल प्रोटीन। कोई भी चीज़ जो चार्ज्ड है, हाइड्रोफोबिक है, जो इस हाइड्रोफिलिक है, जो इस हाइड्रोफोबिक जोन को पास नहीं कर सकती थी, वो इस टनल के थ्रू सेल के अंदर एंटर करेगी। नेक्स्ट थर्ड जो है वो है इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो सेल के अंदर की तरफ होता है और सेल की इंटरनल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। क्लियर? दिस इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लूइड मतलब फ्लेक्सिबल मॉडल, जो अपनी शेप को जब चाहे चेंज कर सकता है। फ्लूइडिटी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो किसकी वजह से है, इस लिपिड मॉलिक्यूल की वजह से है। क्लियर? इससे आगे हम साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।